गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं तपन व्यास एक बार पुनः आपके समक्ष कोर्स नंबर 15 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो चर्चा करने जा रहे हैं कोर्स नंबर 15 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम स्केलेटल सिस्टम के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी कर चुके हैं। अब जो अंत में पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें छुट्टियों से पहले उसमें हमने अपने पाठ की अस्थियों के बारे में चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है पंचपाद की अस्थियाँ, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब्स, पंचपाद की अस्थियाँ। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि हम पंचपाद की अस्थियों के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। और पंचपाद मतलब हमारे धड़ के श्रोणि पिघला से जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है वो किसका है, वो ये पंचपाद का हिस्सा होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बोन्स के माध्यम से मिलकर के पंचपाद का निर्माण होता है, या पंचपाद की बोन्स कौन कौन सी होती हैं। जब हम चर्चा करते हैं इसकी तो पंचपाद की मुख्य अस्थियाँ होती हैं। पंचपाद की जो सबसे मुख्य अस्थिति की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि इस डायग्राम को जो कि आपके इस बोर्ड पर अंकित है, इस डायग्राम में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी यदि अस्थि की हम बात करें तो ये है फीमर। पहली अस्थि इस पर हम चर्चा करेंगे वो है फीमर। इसके बाद जो मुख्य चर्चा हमारी रहती है वो रहती है जैसे टीबिया और फिबुला को लेकर के। इसके अतिरिक्त जो बोन्स पाई जाती है, यहाँ दिख रही है आपके लिए, ये है पटेला बोन्स या घुटने की अस्थि जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है और फेलेंजेस है। ये क्या है आपके लिए हम बता रहे हैं कि फीमर जो है इसी को बोलते हैं जांघ की अस्थि, या इसी को बोलते हैं इसमें थाई बोन। और यह जो अस्थि होती है थाई बोन जो होती है वो सिंगल बोन्स होती है जो कि थाई रीजन में मौजूद रहती है। थाई रीजन में मौजूद कैसी अस्थि है फीमर, ये एक सिंगल बोन है। कैसी बोन है ये एक सिंगल बोन होती है। दूसरा हम ये याद रखेंगे कि यदि हमसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे मजबूत और लंबी अस्थि कौन सी होती है तो उसका उत्तर होता है फीमर। शरीर की सबसे मजबूत भी अस्थि है तो आएगी फीमर। और सबसे लंबी यदि अस्थि पूछी जाए लॉन्गेस्ट बोन्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन तो उत्तर आएगा फीमर। यहाँ तक कि आपके लिए बता दें कि ये सबसे ज़्यादा मजबूत भी है और सबसे लंबी भी है, क्योंकि जो हमारी हाइट होती है, एक मनुष्य की जो कुल हाइट होती है, लंबाई होती है, उसका 1/4 हिस्सा जो होता है वो अकेला किसका होता है, फीमर का होता है। तो ये फीमर की जब हम संरचना की बात करते हैं, ये श्रोणि मेखला वाला हिस्सा है। ये कॉक्सियल बोन्स हैं जो कि निचले शरीर में पाई जा रही थी। अनुद्रिक जिनको हमने बोला था, जिनकी संख्या 4 थी, इनसे जुड़ा हुआ इस श्रोणि मेखला का हिस्सा आता है जिनको हमने हिप बोन के नाम से जाना था। इसके अंदर इलियम पार्ट है, प्यूबिस पार्ट है और इस्चियम पार्ट है। इसी से जुड़ा हुआ क्या होता है, ये फीमर का जो सिरा होता है, यहाँ जो सिरा जुड़ा हुआ होता है इसको बोलते हैं हेड ऑफ द फीमर। फीमर का शीर्ष या अग्रभाग जिसको कहते हैं, मुख्य भाग जिसको कहते हैं, ये हेड होता है। और हेड भाग जो होता है वो कैसा होता है, वो ज़्यादा एक तो गोल होता है, शीर्षस्थ होता है और राउंड होता है। कैसा होता है, एक गोलाकार संरचना होती है, इसका हेड भाग होता है
और इसका जो हेड भाग होता है वो किससे जुड़ा हुआ है? सेरेनिमेगला की जो एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम कैविटी आपके लिए बताई थी, उसमें हेड जो होता है वो इसका क्या हो जाता है? फिट हो जाता है, संधि का निर्माण करता है। संधि को बोलते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट बोलो, हिप जॉइंट बोलो, यहाँ तक कि इसका आंतर भाग जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा क्या है कि इसका जो नर्वस रीजन होता है, जो सकरा हुआ भाग होता है, एक भाग हो गया है, दूसरा भाग जो सकरा है थोड़ा इसकी तुलना में, वो क्या कहलाएगा? इसका गर्दन कहलाएगी या इसकी नेक कहलाएगी फीमर की। और फीमर की जो नेक होती है वो कैसा हो गया? ज़्यादातर जो इंजरीज होती हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं थाई बोन के अंतर्गत, वो इस नेक रीजन के अंतर्गत ही होते हैं। ये नेक रीजन कैसा होता है? नर्वर होता है, अपेक्षाकृत कम मजबूत होता है और इसी के अंदर ज़्यादातर फ्रैक्चर पाए जाते हैं। नेक रीजन होता है। इसके अतिरिक्त जो संरचना की हम बात कर रहे हैं, इस पर 3 प्रोसेस या उभार पाए जाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में यदि हम चर्चा करें तो 3 प्रवर्धक कौन कौन से हैं? 2 दिख रहे हैं हमारे लिए यहाँ पर। एक है ग्रेटर ट्रोकेंटर, बृहद ट्रोकेंटर जिसको बोला है प्रवर्धक है। एक है लेजर ट्रोकेंटर जो इसके अपेक्षाकृत छोटा लघु है। और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर के पीछे की तरफ उपस्थित रहता है, ये थर्ड ट्रोकेंटर इसको कहते हैं। ये थर्ड ट्रोकेंटर होता है जो किसका हिस्सा है? फीमर का है। और ये अग्रभाग है, हेड है, फिर उसके बाद नेक है, और इसका जो पतला और सकरा भाग है वो क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने बताया कि इसका जो हेड भाग होता है वो सेरेनिमेगला की एसिटाबुलम कैविटी में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है और बॉल और सॉकेट जॉइंट का निर्माण करता है। इसका पश्च या दुरस्थ भाग यदि आपको दिखाई दे रहा है फीमर का, तो ये पश्च या दुरस्थ भाग है। इस पश्च या दुरस्थ जो भाग होता है इसमें कुछ उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम मेडाइल कॉन्डाइल के नाम से जानते हैं। ये भाग जो होता है वो कॉन्डाइल होता है। इस कॉन्डाइल का जो भाग होता है इसमें एक अस्थि उपस्थित रहती है जिसे हम पटेला बोन के नाम से जानते हैं, घुटने की अस्थि के नाम से जानते हैं। इस पर अभी और चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं घुटने की अस्थि। क्या बोलते हैं? घुटने की अस्थि। अब हम पटेला बोन की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन ऑफ द बॉडी कहलाती है। पटेला बोन जो होती है, क्योंकि इसका जो नाम बना है सेसेमॉइड, वो सेसेमॉइड पे बना हुआ है, वो सेसमॉन से बना है। इसका अर्थ होता है एक बीजनुमा या बीज की आकृति की समान संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है, पटेला बोन्स होती है, जो कैसी होती है? सेसेमॉइड बोन होती है। सेसेमॉइड बोन का काम क्या होता है और सेसेमॉइड बोन कहलाती कौन सी है? टिलास्टी इसको हम हिंदी में कहें, बाकी सेसेमॉइड बोन ही बोलते हैं, सेसेमॉइड बोन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सेसेमॉइड बोन जो होती है उसमें क्या होता है कि बोन से, इस बोन से क्या जुड़ रही है? कि मसल से जुड़ रही है। तो बोन से मसल को जोड़ने का काम, पेशियों को जोड़ने का काम इस सेसेमॉइड बोन के द्वारा किया जाता है। ये सेसेमॉइड बोन होती है। और इस सेसेमॉइड बोन को हम दूसरे प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो कि इनकॉर्पोरेट रहती है टेंडन ऑफ ए मसल्स। मसल्स के अंदर क्या होते हैं? टेंडन्स मौजूद रहते हैं। ये जैसे कि लिगामेंट्स होते हैं, इस प्रकार के टेंडन्स होते हैं। इसके अंतर्गत क्या रहती हैं? ये मसल्स के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड रहती है, जिसके माध्यम से क्या होती है? किसी जगह भी यदि क्रॉस कर रहे हैं, कोई जॉइंट यदि हो रहा है पेशियों का और बोन्स का, यदि कोई जॉइंट मिल रहा है तो वहाँ पर ये उपस्थित होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ जो घुटने की अस्थि है, पटेला बोन है, वो सेसेमॉइड बोन का उदाहरण होती है। और ये लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन है जो शरीर के अंतर्गत पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे, यदि प्रश्न आता है कि लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन जो होती है, सबसे बड़ी सेसेमॉइड अस्थि है, वो है पटेला बोन कहलाती है। दूसरा क्या होती है कि ये घूमती रहती है, आर्टिकुलेट्स करती है। जो नीचे की इसके अंदर मसल्स रहती हैं, उनके स्पॉन्स होती हैं, उनके साथ ये घूमती रहती है। किसके लिए? जो डैमेज होता है, जब जॉइंट्स के अंतर्गत क्या होता है? मूवमेंट्स होता है, तो मसल्स टेंडन होते हैं, पेशियाँ होती हैं, और पेशियों के अंदर जो टेंडन मौजूद होते हैं, उत्तक मौजूद होते हैं, वो क्या होते रहते हैं? वो क्या होते रहते हैं? ब्रेकेज होते रहते हैं। ब्रेकेज को रोकने का कार्य करती है ये पटेला बोन। सेसेमॉइड बोन का ये काम होता है कि
ये दूसरी जो अस्थियाँ मौजूद हैं उनके साथ ये घूमती रहती है, एक एक्सिस पर ये घूमती रहती है, और एक्सिस पर घूमने के साथ साथ ये क्या करती है, ये डैमेज को प्रिवेंट करती है मसल टेंडन के, जो कि किसके माध्यम से हो रहे हैं, रगड़ की वजह से, किसकी वजह से, रगड़ की वजह से जॉइंट्स जो हो रहे हैं अगेंस्ट द बोन्स। जब जॉइंट्सों का जब संधियाँ पाई जा रही हैं, अस्थियों की जो संधियाँ हैं, तो जो अस्थियों की संधियाँ पाई जा रही हैं, तो जब जॉइंट्स गतिशील होते हैं तो अस्थियाँ रगड़ती हैं आपस में। रगड़ने से क्या होती हैं, इनके जो टेंडन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, उस डैमेज को क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करने का कार्य करती हैं सेसेमॉइड बोन्स। ये आप इसको विशेष तौर पर याद रखेंगे, जिससे हम घुटने की अस्थि के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से हमने बात की थी किसकी, फीमर का जो सिरा होता है, आपका सिरा हेड होता है, वो भी राउंडेड होता है। वो राउंड किसके साथ होता है, वो घूमता है एस्टेबुलम के साथ, एस्टेबुलम कैविटी बनाता है, ठीक है, बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाता है। और यहाँ जो जॉइंट का निर्माण होता है वो होता है हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, आप ध्यान रखेंगे इसको हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट में क्या होता है कि एक ही दिशा में क्या होती है, गति हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने जाना है इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं टिबिया और फिबुला, जो अन्य मुख्य अस्थि हैं। टिबिया और फिबुला में क्या होता है, टिबिया को हम सिंज बोन के नाम से भी जानते हैं, जो इसका मुख्य पार्ट होता है। और ये ध्यान रखेंगे कि शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी और मजबूत अस्थि होती है वो कौन सी होती है, वो टिबिया होती है, या हम ये कह सकते हैं सबसे लंबी जो अस्थि होती है दूसरी शरीर की, वो टिबिया ही होती है। इसके बाद फीमर के बाद तो टिबिया जो अस्थि होती है वो मुख्य अस्थि का निर्माण करती है, मुख्य भाग का निर्माण करती है। मजबूत भाग होता है टिबिया, और ये अंदर की तरफ जो मध्य भाग होता है उसमें पाई जाती है टिबिया। इसको हम सिन बोन के नाम से भी जानते हैं। फिबुला होता है वो सहायक अस्थि के रूप में रहती है, पीछे की तरफ रहती है, और इसका जो काम है वो केवल क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है मसल्स के लिए। ये फिबुला होती है, और फिबुला जो होती है वो बाहर की तरफ है, अवशेषीय अस्थि हो सकती है। इसका होना कभी कभी इसका होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं होता है, फिबुला का होना अनिवार्य नहीं होता है। हमारे जब हम देखते हैं घुटने से नीचे की तरफ चलते हैं तो मुख्य भाग जो दिखता है वो टिबिया का है, और पीछे की तरफ जो अस्थि दिखती है वो फिबुला कहलाती है। टिबिया और फिबुला के बीच में क्या पाया जा रहा है, हिंज जॉइंट पाया जाता है। एक केवल क्या होती है, आगे पीछे की तरफ ज़्यादा मूवमेंट्स इसमें नहीं हो सकता। टिबिया और फिबुला में हम केवल इसको एक दिशा में पीछे की तरफ ले गए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम फिर उठा नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार के मूवमेंट्स हमारे इस तरह से हम दोनों दिशाओं में घुमाते हैं, वो जॉइंट इसमें नहीं पाया जाता है। बॉल सॉकेट जॉइंट नहीं है, एक ऐसा जॉइंट है हिंज जॉइंट कहलाता है। इसके बाद अस्थियों की बात करते हैं तो टखने की अस्थि आती है, ये दिख रही है आपके लिए डायग्राम में। इनकी संख्या होती है 7, ये कहलाती है टखने की अस्थियाँ। और टखने की अस्थियों में सबसे बड़ी जो अस्थि होती है वो होती है कैलकेरियन अस्थि। कैलकेरियन अस्थि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो एड़ी का निर्माण करती है, एड़ी की अस्थि कहलाती है कैलकेरियन अस्थि। इसके बाद आती है तलवे की अस्थियाँ, इनकी संख्या होती है 5, जो तलवे का निर्माण करती हैं, इनकी संख्या है 5। और इसके बाद आती है मुलास्थियाँ या फेलेंजेस या डिजिट्स जिनको कहते हैं। इनकी जो सूत्र होता है वही 2 3 3 3, मतलब अंगूठे में 2 और उंगलियों में 3। इस प्रकार से कितनी हुई संख्या, इनकी 14 हो गई। यदि हम बात करते हैं मेटाटार्सल्स की खरगोश के अंतर्गत, तो तलवे की जो अस्थियाँ होती हैं मेटाटार्सल्स खरगोश के अंतर्गत 4 होती हैं, और मनुष्य के अंदर 5। इसी प्रकार से जो मुलास्थियाँ होती है मनुष्य में होती है 14 और खरगोश में होती है 12। ये हम विशेष तौर पर इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये पक्षपात की अस्थियाँ होती हैं, और उनकी कुल संख्या आप यदि देखेंगे कितनी हो गई, एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फिबुला, 4 प्लस 7, 7 और 4 11, 7 मतलब टार्सल्स, टखने की अस्थियाँ कहला रही है। 11 प्लस 5 16,
कौन सी अस्थि कहलाई है? ये मेटाटार्सल्स कहला रही है कपड़े की अस्थियाँ। 16 प्लस 14 तो मिलाकर 30, 14 क्या हो गई? 16 अस्थियाँ। पक्षवात में हमने टोटल बोन्स कितनी हो गई? 30। इस प्रकार से ये पक्षवात की अस्थियों का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आप इसको एक बार अच्छे से देखें, सुने, समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। अगली क्लास में हम चर्चा अगले टॉपिक पर करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लें।